तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या संगठन और जनसंख्या पिरामिड के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड पॉपुलेशन पिरामिड्स। तो अब देखते हैं कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, मतलब जो जनसंख्या की बनावट है वो उसे दर्शाता है। यह आयु मतलब जो आपकी एज होती है, लिंग मतलब जेंडर, साक्षरता स्तर मतलब आपका जो लिटरेसी रेट होता है, मतलब कितने लोग आपके देश में पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं है वो, स्वास्थ्य स्थिति, व्यवसाय, व्यवसाय मतलब आपका जो बिजनेस होता है वो, और जनसंख्या की आय के स्तर के बारे में बताता है। जनसंख्या की आय का स्तर मतलब आपकी जो इनकम होती है, जो जनसंख्या की जो इनकम है उसके बारे में, जो उनकी सैलरी आती है। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। तो दोस्तों, जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है, मतलब उस स्पेसिफिक देश में लोग कैसे रहते हैं वो कहानी बताता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जनसंख्या पिरामिड है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आयु दिख रही है, मतलब जो आपकी एज है वो। यहाँ आपको दिख रहा है परसेंट, मतलब जो प्रतिशत होता है। और यहाँ पे एक साइड आपको लैंगिक वो दिख रही है, एक पुरुष, एक साइड आपको पुरुष का प्रतिशत दिख रहा है और एक साइड आपको स्त्री के प्रतिशत दिख रहा है। और दोस्तों, आपको ये भी बताता है कि कितने लोग आपके देश में क्रियाशील हैं और कितने आश्रित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपकी 20 मतलब 14 से ऊपर वाली जो जनसंख्या रहती है वो आपकी क्रियाशील होती है, मतलब जितने लोग आपके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपकी क्रियाशील जनसंख्या की बिगनिंग है, उसकी स्टार्ट है, यहाँ से शुरू होते हैं आपकी क्रियाशील जनसंख्या। और ये जो 60 साल की उम्र तक के जो लोग हैं वो आपके काम करने वाले होते हैं। तो जो क्रियाशील पॉपुलेशन रहती है वो ये है। ये आपका अंत हो जाता है, जो 60 साल के जो लोग रहते हैं उसके बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ ज्यादा काम नहीं करते। और ये जो है उसके नीचे वाली जो 1 साल से या 1 महीने से लेके जो आपके 15 साल तक के, 16 साल या 20 साल तक के बच्चे हैं वो आपके आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते, वो अभी तक पढ़ रहे हैं, तो वो देश की आय में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। फिर आते हैं आपके जो 60 साल के ऊपर वाले, तो ये हो जाते हैं आपके बुजुर्ग। तो इस वजह से ये लोग भी काम नहीं कर पाते हैं, इनकी फिजिकल जो नीड्स रहती है जो वो पूरी नहीं कर पाते हैं वो खुद से भी, इसलिए वो आश्रित बन जाते हैं दूसरों के ऊपर। तो ये हो जाती है आपकी आश्रित जनसंख्या। चलिए दोस्तों, अब हम केन्या का जनसंख्या पिरामिड देखते हैं। तो एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, वो आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। तो दोस्तों, जैसे केन्या का यहाँ पे आपको उदाहरण दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका पिरामिड है वो नीचे साइड में बहुत चौड़ा है और ऊपर जाते जाते तीव्रता से सकरा होते जा रहा है, मतलब पतला होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा पैदा तो होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े नहीं हो पाते। वो जन्म के बाद जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं उतने अच्छे से उपलब्ध नहीं रहती हैं। इस वजह से जो पिरामिड रहता है वो यहाँ से सकरा और यहाँ से चौड़ा होता है। अब हम भारत का उदाहरण देखते हैं जनसंख्या पिरामिड में। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। मतलब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि जो शिशु है वो बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं और वो मर नहीं रहे हैं, इस वजह से वो आगे भी बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी एज जो है, उनकी आयु है वो बढ़ते जा रही है। तो इस वजह से ये उतना वो नहीं रहता है, मतलब सकरा नहीं रहता, जैसे हमने केन्या केस में देखा था। 70 साल के बाद ही लोग मरना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो मृत्यु दर है वो स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से कम होते जा रहा है। फिर आता है दोस्तों जापान का जनसंख्या पिरामिड। अब हम जापान का उदाहरण देखेंगे। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश में आधार पर पिरामिड सकरा है,
घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो नीचे है यहाँ पे जन्म दर जो है वो लोगों ने कम कर दिया है, मतलब आपकी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, मतलब ज्यादा आपकी पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए उसके लिए लोगों ने जन्म दर मतलब बच्चे पैदा करना थोड़ा सा कम कर दिया। तो अगर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो ये जो पिरामिड है वो नीचे से थोड़ा पतला रहता है, पर आपका जो स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह है, जो साइंस में जो तरक्की है वो ज्यादा है, तो इस वजह से बहुत लोग मर भी नहीं रहे, तो ज्यादा आयु तक वो लोग जिंदा भी रहते हैं। तो इस वजह से वो बीच में मोटा है, और एंड्स में जो आपके जो अंत वाली जगह है वहां पे ये पतला है। तो ये आपका हो गया जापान की जनसंख्या का पिरामिड। अब दोस्तों, अब हम प्रश्न उत्तर पे आएंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो दोस्तों उसकी वजह ये है क्योंकि लोगों को एक संसाधन इसलिए समझा जाता है क्योंकि मानव अपनी मांग या आवश्यकता और योग्यता के द्वारा उपलब्ध वस्तुओं और संसाधन में उपलब्ध वस्तुओं को, माफ कीजिएगा, को संसाधन में परिवर्तित तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। इसकी वजह यह है क्योंकि मानव अपनी मांग या आवश्यकता और योग्यताओं के द्वारा उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर देता है। ये हमने एकदम जब हम इस अध्याय की शुरुआत कर रहे थे तब पढ़ा था। तो अब आपका जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। हमने अभी इनके कारकों के बारे में पढ़ा था। आपने एक फ्लो चार्ट देखा था जो कुछ इस प्रकार था। तो आपके जो कारक है वो हो जाते हैं, पहला हो जाता है भौगोलिक, आपके भौगोलिक कारक, इनके अंदर आता है आपका सबसे पहले आता है स्थलाकृति, फिर आता है जलवायु, फिर आती है आपकी मृदा और खनिज, और आखिरी जो है वो होता है जल। अब जो हम देखेंगे कि इसके जो दूसरे कारक हैं वो हो जाते हैं आपके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। जो अब हमारा दोस्तों तीसरा प्रश्न है वो ये है कि विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है और ऐसा क्यों है। तो विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से कुछ कारकों की वजह से बढ़ रही है। तो जो कारक है वो हो गया, पहला जो आपका कारक है वो है मृत्यु दर में कमी, फिर आपका जो दूसरा कारक हो गया वो खाद्य आपूर्ति में सुधार, फिर तीसरा कारक जो है आपका वो है स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, सेवाओं में विस्तार। आपका चौथा कारक है दोस्तों प्राकृतिक वृद्धि दर, और आपका पांचवा कारक है प्रवास। हमने प्रवास के बारे में भी अभी अभी पढ़ा था कि कैसे प्रवास आपको ये सब चीजें इफेक्ट करता है। फिर दोस्तों आपका जो चौथा प्रश्न है वो है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जो दो कारक है वो है जन्म दर
और मृत्यु दर। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि जो जन्म दर है वो होता है जो आपके प्रति हजार जीवित जन्म होते हैं वो, और जो आपका मृत्यु दर होता है वो आपके प्रति हजार की संख्या और मरने का दर। फिर आता है आपका दोस्तों जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या संगठन वो होता है किसी देश की संरचना, जनसंख्या की संरचना। तो जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या का संरचना है, और जैसा कि हमने अभी देखा था उसमें बहुत सारे आपके अलग अलग कारक आ जाते हैं, जैसे कि आयु आ जाती है, या आपका लिटरेसी रेट, मतलब जो आपका स्तर रहता है कि पढ़ने वाले लोग कितने रहते हैं उसका, या आदि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। फिर दोस्तों आपका छठवां प्रश्न ये है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करता है। अभी हमने जनसंख्या पिरामिड के बारे में पढ़ा था। तो जो जनसंख्या पिरामिड है यह जनसंख्या के सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। यह जनसंख्या के सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है, और इसमें किस प्रकार ये मदद करता है चलिए हम देखते हैं। ये सबसे पहले आपके लैंगिक प्रतिशत बताता है, लैंगिक प्रतिशत। फिर ये आपको बताता है मृत्यु दर, जन्म दर, और आश्रित और क्रियाशील जनसंख्या। तो इसी के साथ हमारे अध्याय का अंत होता है। चलिए हम दोहराते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस अध्याय में। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण को प्रतिरूप कहते हैं। जनसंख्या का वितरण भौगोलिक और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्धारित करता है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, और जनसंख्या का देश के आर्थिक विकास के स्तर से बहुत कम संबंध है। उदाहरण बांग्लादेश और जापान दोनों ही बहुत घनी जनसंख्या वाले हैं, लेकिन जापान आर्थिक रूप से कहीं अधिक विकसित है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। इसे जनसंख्या पिरामिड की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमने इस चैप्टर में, इस अध्याय में ये सब पढ़ा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।